गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th यूपी बोर्ड के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे बेटा, जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि हमको किस तरह से बोर्ड की कॉपी लिखनी चाहिए ताकि हमें पूरे 70 में 70 नंबर मिल सकें बेटा। तो देखिए, आज हमको जिस पेपर की बात करना है उसका सेट नंबर है 347 GB। उसका सेट नंबर कितना बेटा? 347 GB। अगर हम क्वेश्चनों की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला बेटा देखिए क्या कह रहा है कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करना है। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या। तो देखिए, तो जल का द्रव्यमान दिया है, WB दिया है 180 ग्राम। जल के अणुभार की बात करें, MB की बात करें, तो होता है 18 ग्राम पर मोल। तो मोल का सूत्र क्या होता है बेटा? जिसका भी मोल निकालना हो उसका द्रव्यमान बटे उसके अणुभार से उसको भाग दे दीजिए तो आपके मोल आ जाएंगे। तो द्रव्यमान है 180 और अणुभार जल का होता है 18। जब भाग दोगे तो मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा? 10। मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 10। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। पहले का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड में। अब बोला जा रहा है बेटा RMgx तथा जल की अपक्रिया में क्या बनता है। जैसे ही आप RMgx को बेटा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बोलते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बेटा जल से, किससे करा रहे हैं? जल से। तो जल हमारा टूटता है बेटा H प्लस OH माइनस में। H प्लस और OH माइनस में हमारा जल ब्रेक होता है। अब इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा RMgx के पास, तो R को H दे दो और OH जो है MgX को दे दो, तो हमारा मुख्य उत्पाद बनता है बेटा एल्केन। मुख्य उत्पाद क्या बनता है? एल्केन। तो यहाँ पर RH बी नंबर आपका सही हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या करें। 2 डिग्री एमीन क्या है? देखो, एमीन की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी एमीन जिसमें NH2 जुड़ा हो बेटा, इसको 1 डिग्री एमीन कहते हैं। जिसमें NH जुड़ा हो उसको 2 डिग्री एमीन कहते हैं। और जिसमें N जुड़ा हो उसको 3 डिग्री एमीन कहते हैं। तो 2 डिग्री एमीन पूछा है तो जिसके पास NH हो, तो देखिए यहाँ NH2 है, यहाँ NH2 है, यहाँ NH है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा तीसरे का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। रो की SI इकाई होगी। आपको बताना है कि रो की SI इकाई क्या होती है। तो ध्यान से देखें बेटा, रो क्या होता है? रो होता है बेटा RA/L। RA/L। तो R का मात्रक क्या होता है बेटा? ओम। और A का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और L का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आपके पास रो का मात्रक क्या बचा? ओम सेंटीमीटर। क्या बचा बेटा? ओम सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है? ओम सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेंटीमीटर में नहीं दिया, तो यहाँ पे आप मीटर भी ले सकते हैं। सेंटीमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं? मीटर। लेकिन वैसे केमिस्ट्री में सेंटीमीटर रहता है और फिजिक्स में मीटर रहता है। तो यहाँ पर सवाल में अब कोई सेंटीमीटर का ऑप्शन नहीं, तो मीटर वाला लेना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वैसे केमिस्ट्री के पर्पज से ये गलत है, क्योंकि केमिस्ट्री में रो का मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर और फिजिक्स में रो का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। ध्यान देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द्वितीय कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होगी। द्वितीय कोट के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होगी। देखो, कभी भी वेग स्थिरांक की इकाई निकालना हो बेटा, के की इकाई होती है मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1 सेकंड की पावर -1। अब n जो होता है बेटा कोटि होती है, तो उसने क्या बोला है? द्वितीय कोटि। उसने क्या बोला है बेटा? द्वितीय कोटि। तो अगर द्वितीय कोटि है तो n बराबर कितना रख दीजिए? 2 रख दीजिए। तो यहाँ से k का मात्रा जाएगा मोल 1 - 2 लीटर की पावर 2 - 1 सेकंड की पावर -1। तो ये बचेगा बेटा मोल की पावर -1 लीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मोल की पावर -1 लीटर की पावर 1 सेकंड की पावर 1 है, तो ये तो होगा नहीं। मोल लीटर ये भी हो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? लीटर सेकंड इनवर्स। लीटर मोल की पावर, इसको -1 कर लीजिए। मोल की पावर -1, क्योंकि सारे ऑप्शन गलत हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मोल की पावर -1 लीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -1, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है। CrC2O4 का होल थ्राइड आयन में क्रोमियम की समन्वय संख्या बताना है। समन्वय संख्या क्या होती है बेटा? समन्वय संख्या होती है दंतुकता के बराबर। किसके बेटा? दंतुकता या डेंटिसिटी के बराबर होती है। तो कितने आपके लीगेंट है बेटा? 3 लीगेंट है, और एक लीगेंट की दंतुकता कितनी है?
तो जो आर्जिलेट लिगेंड होता है ये बाइडेंटेड होता है, बाइडेंटेड है तो इसकी दंतुकता कितनी होगी, दो। तो टोटल कितना हो गया, 6। तो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, कोई ऑप्शन है 6, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको आप 6 बना लीजिए। इस बार थोड़ा सा पेपर में गलत दिया काफी था, तो इसको 6 बना लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, समन्वय संख्या। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, मोलरता तथा मोललता में उदाहरण देते हुए विभेद करना है। मोलरता तथा मोललता में उदाहरण देते हुए आपको क्या करना है बेटा, विभेद करना है। तो देखिए मोलरता, मोलरता क्या होती है बेटा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता किसे कहते हैं बेटा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या है वही आपकी मोलरता कहती आती है, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें मोलरता का सूत्र, तो मोलरता का सूत्र होता है NB/VL, जहां पर एम बता रहा है बेटा बिलियन की मोलरता को, NB बताता है विलेय के मोलों को, BL बताता है बिलियन के आयतन, वो भी लीटर में। अगर हम बात करें मोलरता का मात्रक, तो मोलरता का मात्रक होता है बेटा मोल प्रति लीटर अथवा मोलर। मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर अथवा मोलर। ये तो हो गया मोलरता। और क्या बताना है बेटा, मोललता बताना। तो ध्यान से देखिए, एक उदाहरण भी दे देते हैं बेटा। जैसे कहीं पर लिखा हो 2 मोलर NaOH बिलियन, का अर्थ है कि 2 मोल NaOH के, किसके बेटा, NaOH के उपस्थित हैं 1 लीटर बिलियन में। किसमें बेटा, 1 लीटर बिलियन में। ठीक, 1 लीटर बिलियन में। अब देखिए आगे मोलरता की अगर हम लोग बात करते हैं, मोलरता क्या होती है बेटा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। बिलियन की मोललता किसे कहते हैं बेटा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या है वो बिलियन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम मोललता का सूत्र की बात करें तो मोललता का सूत्र होता है NB/WA, NB/WA वो भी किसमें, किलोग्राम में। जहां स्मॉल एम बताता है बिलियन की मोललता को, NB बताता है विलेय के मोलों की संख्या को, और WA बताता है विलायक का द्रव्यमान, वो भी केजी में। अगर हम बात करें मोललता का मात्रक बेटा, तो मात्रक होता है मोललता का मोल प्रति केजी अथवा मोलल, मोल प्रति केजी अथवा मोलल। उदाहरण की बात करें तो 2 मोलल NaOH बिलियन का मतलब है 2 मोल NaOH उपस्थित है 1 किलोग्राम विलायक में। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉपी लिखना है पूरी अच्छी तरह से, अगर आपसे कभी भी कोई सवाल पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है। पूछा जा रहा है कि क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है। दिया गया है कि जो आपका फेरिक आयन का अपचयन विभव है वो है 0.771 वोल्ट, जबकि ब्रोमीन आयन का जो आपका अपचयन विभव है वो है 1.09 वोल्ट। तो देखिए फेरिक आयन Fe+3 द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण असंभव है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe+2 ऊपर आता है और Br2 नीचे, क्योंकि ऑक्सीकरण उसी का होगा बेटा जो आपका ऊपर आएगा, जबकि यहाँ पर Fe+3 जो है ऊपर आ रहा है, तो ऑक्सीकरण इसका होगा Fe+3 का, ना कि ब्रोमीन का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, निम्न किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए। तो देखिए अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बेटा क्या होता है, अभिक्रिया के दर समीकरण में उपस्थित सभी अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होने पर अभिक्रिया का वेग R ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। बोला जा रहा है कि कोई अभिक्रिया के दर समीकरण हो, उसमें उपस्थित सभी अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो जाए बेटा, 1 मोल प्रति लीटर हो जाए, तो उस समय जो अभिक्रिया का वेग होता है उसी वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं बेटा, के से दिखाते हैं। अभिक्रिया का दर समीकरण मान लिया ये है R = K A⁴ यदि A की सांद्रता हो जाए 1 मोल प्रति लीटर तो R = K × 1⁴ तो R = कितना आ जाएगा, K, और यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, सीरियम परमाणु क्रमांक 58 की +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी होती हैं क्यों। अब आपको ये बताना है कि जो सीरियम है उसकी +3 और +4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी होती हैं क्यों। तो देखिए बेटा सीरियम +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में स्थायी होता है
क्योंकि +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। इनके स्थायी होने का रीजन क्या है? क्योंकि +3 पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है और +4 पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, दोनों ही अपने आप में स्थायी होते हैं, जिसके कारण बेटा सीरियम दोनों ही ऑक्सीकरण संख्याओं पर स्थायी है। अगर हम सीरियम 58 का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये होगा बेटा सीरियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अब यहाँ पे देखिए सीरियम +3 में क्या होता है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में सीरियम अपने 6s तथा 5d के इलेक्ट्रॉनों को खो देता है। 6d और 5d के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है? खो देता है, जिसके कारण सीरियम की तुलना में सीरियम +3 अधिक स्थायी हो जाता है। अब हम बात करते हैं सीरियम +4 की। तो देखिए ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। +4 ऑक्सीकरण अवस्था में सीरियम अपने 6s 5d तथा 4f के इलेक्ट्रॉनों को खो देता है, जिसके कारण सीरियम +4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस जिनॉन के बराबर हो जाता है और सीरियम +4 अधिक स्थायी हो जाता है और सीरियम +4 अधिक क्या हो जाता है बेटा? स्थायी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा समन्वय संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब आपको समन्वय संख्या को एक उदाहरण द्वारा आपको क्या करना है बेटा? समन्वय संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट करना। तो ध्यान से देखिए बेटा समन्वय संख्या क्या होती है? इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है बेटा। किसी उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु जितने उपसह संयोजक बंध बनाता है उसे उस केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या कहते हैं। तो समन्वय संख्या क्या है बेटा? किसी उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु जितने उपसह संयोजक बंध बनाता है, जितने क्या बनाता है बेटा? उपसह संयोजक बंध बनाता है, उसे ही उस केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए K4 Fe में बेटा देखिए ये हो गया, तो Cn आपका लीगेंट है, तो Fe+2 के द्वारा Cn के साथ बनाए गए उपसह संयोजक बंधों की संख्या कितनी? 6। 1 2 3 4 5 6। और अगर उपसह संयोजक बंधों की संख्या 6 है तो समन्वय संख्या भी कितनी हो जाएगी? 6। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजिल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजिल एल्कोहल का आपको क्या लिखना है बेटा? संरचना सूत्र लिखना है। तो ध्यान से देखें। प्राथमिक बेंजिल एल्कोहल का सूत्र ये होता है बेटा। द्वितीयक बेंजिल एल्कोहल का आपका सूत्र ये होता है। और अगर हम बात करें तृतीयक बेंजिल एल्कोहल का तो उसका सूत्र आपका बेटा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं लेकिन एल्कोहल के शाखान में बढ़ने पर कम हो जाते हैं। यानी कि जब हम एल्कोहल में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ाते तो क्वथनांक बढ़ता है, लेकिन जब हम उसमें शाखाएं ज्यादा बढ़ा देते हैं, ब्रांच ज्यादा बना देते हैं तो क्वथनांक कम होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए एल्कोहल का क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ाने पर बढ़ते हैं क्योंकि कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के कारण अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे ही आप कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं तो अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है। परंतु शाखाओं की संख्या बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। परंतु शाखाओं की संख्या बढ़ने से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है, जिसके कारण एल्कोहल का क्वथनांक भी क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आपको बेटा आरएनए पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ध्यान से देखिए बेटा अगर हम बात करें आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। पहला पॉइंट ये याद रखिए। दूसरा आरएनए एक अणु है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए डीएनए से निर्देशकों को राइबोसोम्स तक ले जाता है। आरएनए जो है डीएनए से निर्देशकों को कहाँ तक ले जाता है बेटा? राइबोसोम तक ले जाता है। यह डीएनए की तरह ही राइबोज से जुड़े 4 क्षारकों वाला एक लंबा तंतुनुमा अणु है। ये डीएनए की तरह ही राइबोज से जुड़े 4 क्षारकों का एक लंबा तंतुनुमा अणु होता है। नेक्स्ट बेटा यह आरएनए के जीन्स को नकल करके शरीर में फैलाता है। ये आरएनए के वो डीएनए के जीन की नकल करता है और पूरे शरीर में उसको फैला देता है। यह जीन की कोडिंग डिकोडिंग तथा अभिव्यक्ति में अहम भूमिका निभाता है। यह जो है बेटा आपका जीन की कोडिंग डिकोडिंग और अभिव्यक्ति में अहम भूमिका निभाता है। यह आनुवांशिक जानकारी को प्रोटीन में बदलने में मदद करता है। आनुवांशिक जो जानकारी होता है उसको ये किसमें बदलने में मदद करता है बेटा? प्रोटीन में। यह जीवन के लिए जरूरी माना जाता है। और अगली चीज याद रखना कि ये जीवन के लिए जरूरी माना जाता है। 2 नंबर में इतने पॉइंट बहुत हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, हाइलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि उदाहरण की सहायता से समझाइए। हाइलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को उदाहरण के द्वारा आपको समझाना। तो देखिए कैसे आप समझाएंगे बेटा उदाहरण के द्वारा। हाइलो एरीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्लोरोबेंजीन में आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह आर्थो तथा पैरा स्थितियों में आकर जुड़ता है। जो आपका क्लोरोबेंजीन में आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होता है वो आर्थो और पैरा स्थिति पे आके जुड़ता है। तो ये हो गया हाइलोरीन, ये हमारा हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह। तो ये एक बार आर्थो पे जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा। अब कारण क्या है बेटा, आर्थो और पैरा स्थितियों में धनात्मक मेजोमेरिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह आर्थो और पैरा पे इसलिए आकर के जुड़ता है क्योंकि धनात्मक मेजोमेरिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। धनात्मक मेजोमेरिक प्रभाव की अगर बात करें बेटा, तो हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन नाभिक के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुनाद में प्रवेश कर जाता है। हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन नाभिक के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ किस में चला जाता है बेटा, अनुनाद में चला जाता है, जिसके कारण बेंजीन नाभिक के इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। जिससे बेंजीन का जो नाभिक होता है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तथा यह ऋणावेश आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर प्रकट होता है। और ये जो बढ़ा हुआ धनावेश होता, बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है आर्थो और पैरा स्थितियों में ऋणावेश के रूप में हमको दिखाई देता है, जिस कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन इसने ही आर्थो और पैरा स्थितियों में जुड़ जाता है। तो ये देखिए अनुनाद हो रहा है बेटा, आर्थो पैरा आर्थो। तो जो ऋणात्मक आवेश है या बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन घनत्व वो आर्थो और पैरा स्थितियों में जाता है, इसीलिए जो आने वाला आपका इलेक्ट्रॉन इसने ही होता है वो आर्थो और पैरों पर जुड़ता है। ये तो पहला हो गया। और क्या पूछा था बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा, हाइलो एल्केन के विलोपन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट करना। अब हाइलो एल्केन अभिक्रिया की विलोपन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट करना। तो देखिए विलोपन अभिक्रिया क्या होती है बेटा, अगर हम बात करें बेटा विलोपन अभिक्रिया की, तो जब हम बीटा हाइड्रोजन युक्त हाइलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक माध्यम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होती है। जब हम बीटा हाइड्रोजन युक्त हाइलो एल्कीन की अभिक्रिया बीटा हाइड्रोजन युक्त हाइलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहली माध्यम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा, विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं एल्कोहली माध्यम में, तो यहाँ से हमको एथीन प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है बेटा, एथीन। और यह एक विलोपन अभिक्रिया। और कौन सी बताना था बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए आगे अगर हम बात करें बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, तो देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, अब देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है बेटा, जब हम हाइलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय माध्यम में एल्काली क्षार चाहे NaOH के साथ चाहे KOH के साथ कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। जब हम हाइलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय माध्यम में एल्काली क्षार से कराते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा, एल्कोहल प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए एथिल क्लोराइड की रिएक्शन जब आप NaOH के साथ कराते हैं जलीय माध्यम, तो वहां से एथिल एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है बेटा, एथिल एल्कोहल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए गा नंबर क्या कह रहा है, फिनॉल को निम्नलिखित से प्राप्त करने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना। कि फिनॉल को आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे और बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, इसका केवल रासायनिक समीकरण लिखना। तो देखिए क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, तो अगर आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना हो तो उसकी रिएक्शन जलीय माध्यम में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देना है तो आपको वहां से फिनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट में बात करते हैं बेटा, एक मिनट बेटा, नेक्स्ट में बेटा क्या है, एनिलीन से फिनॉल बनाना है। तो एनिलीन की रिएक्शन करा देना है सोडियम नाइट्राइट तथा HCl के मिश्रण के साथ, तो वहां से हमें बनेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। वहां से हमको क्या मिलेगा बेटा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसके ऊपर हमें जल वाष्प भाप डाल देना है। जल भाप डालोगे तो वहां से आपको फिनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट किससे बनाना है बेटा, बेंजीन से फिनॉल बनाना है। तो बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से करा दीजिए यफी चूर्ण की उपस्थिति में, तो वहां से क्लोरोबेंजीन मिलेगा। वहां से क्या मिलेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जलीय माध्यम में NaOH के साथ करा देंगे तो वहां से हमको फिनॉल मिल जाएगा।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखना। अब निम्नलिखित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। रोजनमुंड अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया और गाटरमान कोच अपक्रिया। तो देखिए केवल आपको क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण पूछा है, आपको इसमें थ्योरी नहीं लिखना। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम बात करें रोजनमुंड अपक्रिया की, तो रोजनमुंड अपक्रिया में क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन कराते हैं पीडी प्लस BaSO4 मिश्रण की उपस्थिति में, तो वहां से बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। ये रोजनमुंड अपचयन का अपक्रिया हो गई। स्टीफन अपक्रिया क्या होती है, जब हम बेंजो नाइट्राइल की अपक्रिया स्टेनस क्लोराइड तथा तनु या Cl के मिश्रण के साथ कराते हैं, तो प्राप्त यौगिक का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर हमें बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है, और ये उसकी रिएक्शन हो गई। थर्ड कौन सी बोल रहा है बेटा वो, अगला बोल रहा है गाटरमान कोख अपक्रिया। गाटरमान कोख अपक्रिया क्या होती है, जब हम बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो वहां से हमको क्या मिलता है बेटा, बेंजल डिहाइड। और यह अपक्रिया क्या कहलाती है बेटा, गाटरमान कोख अपक्रिया कहलाती है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन थी बेटा मैंने आपको करा दी है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको अपने आप करने होंगे, अगर नहीं आते तो आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है बेटा 7880960882। इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन की फोटो खींच करके मुझको प्रोवाइड करा देंगे, मैं आपको वहां से इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए और कुछ क्वेश्चन है जो आप स्वयं से कर लेना। जैसे पहला, मोलर चालकता को समझाइए। 0.02 मोल प्रति लीटर KCl बिलियन से भरे सेल का प्रतिरोध 480.52 है। बिलियन की मोलर चालकता परकलित करना है, जबकि सेल स्थिरांक आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार कर लेना है बेटा, प्रथम कोट की अपक्रिया समझाना है कि प्रथम कोट की अपक्रिया क्या कहलाती है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसका वेग सिर्फ किसी एक अभिकारक की प्रथम घात के ऊपर निर्भर करता है, प्रथम कोट की अपक्रिया है। प्रथम कोट अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान ये दिया है, अर्धायु काल निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, लैंथेनाइड आकुचन को स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए। जो लैंथेनाइड आकुचन है उसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या करना है, तथा कारण बताइए कि संक्रमण तत्वों के अनेक यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, उप सह संयोजन यौगिकों में संयोजकता आवरण सिद्धांत को समझाना है कि जो उप सह संयोजक यौगिक है इसमें संयोजकता आवरण सिद्धांत को अच्छी तरह से समझाना है बेटा। नेक्स्ट, राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए तथा इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान की परिकलन करने के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखना है, और इसी नियम के आधार पर आपको विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए जो व्यंजक होता है उसको निगमन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वाष्प दाब में अवनमन का कारण समझाइए। आपको ये कारण समझाना है कि वाष्प दाब में अवनमन क्यों होता है। किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतने बार है, 0.5 ग्राम आवासशील अनअपघट्ट ठोस को 39.0 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान दिया है 78 ग्राम पर मोल में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना हो जाता है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। नेक्स्ट, एल्डिहाइड के विचरण की 5 विधियों की अपक्रियाओं का रासायनिक समीकरण देना है कि एल्डिहाइड को विचरण करने की जो 5 विधियां उनके रासायनिक सिर्फ समीकरण लिखने बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एल्डिहाइड तथा कीटोन नाभिक योगज अपक्रिया की क्रिया विधि एक उदाहरण द्वारा समझाना है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन नाभिक रागी योगज अपक्रिया की क्रिया विधि एक उदाहरण के द्वारा समझाना है। एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन की अपक्रिया का रासायनिक समीकरण देना है कि एल्डोल संघनन क्या होता है और क्रॉस एल्डोल क्या होता है। नेक्स्ट, एरिल एमीन की अनुनादी संरचना लिखिए। एरिल एमीन की आपको अनुनादी संरचना लिखना है। एरिल एमीन क्षारीय गुणों को क्यों प्रदर्शित करता है, नाइट्रो तथा नाइट्राइल यौगिकों से एमीन के विचरण की अपक्रिया का रासायनिक समीकरण, और साथ में नाइट्रो तथा नाइट्राइल यौगिकों से एमीन के विचरण का रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखना है बेटा। गैब्रियल थाइलिमाइड संश्लेषण अपक्रिया, हाफमान ब्रोमामाइड अपक्रिया, कार्बिल एमीन अपक्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के फिनॉल तथा एनिलीन के साथ युग्मन अपक्रिया। ये 4 अपक्रियाएं बेटा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। फिर बेटा न्यूक्लिक अम्ल की संरचना तथा इसके जैविक कार्यों को पढ़ लेना, और साथ में विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी कि विटामिन क्या होती है और हार्मोन्स क्या होते हैं। बस इतना कुछ आप तैयार कर लेना बेटा। केमिस्ट्री के पेपर में इसके बाहर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।